जब लगा कि एक इंसान में अच्छाइयाँ भी हैं तो बुराइयाँ भी हैं, तो पनिशमेंट उसके क्राइम के नेचर पर डिपेंड करेगा। इकोनॉमिक ऑफेंस की बात अगर आप कहें वो कितना बढ़ गया। आज हजार करोड़ रुपए का स्कैम हो रहा है। हाँ। 100 200 करोड़ का एक स्कैम हो रहा है। हाँ। कितनी हवाला का काम कितना बड़ा बढ़ गया है। नमस्कार, आज हम एक बहुत मज़ेदार पॉडकास्ट लेके आ रहे हैं और बहुत ही नॉलेजेबल इन टर्म्स ऑफ लॉ। ये पॉडकास्ट में हम बहुत सारी ऐसी जानकारी देंगे जो आम आदमी को बहुत काम आएगी। आज हमारे बीच में एडवोकेट, ऑनररी सेक्रेटरी, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी श्री रोहित पांडे जी है। रोहित जी नमस्कार, वेलकम टू एमजे पॉडकास्ट। नमस्कार। रोहित जी, हमें ये बताइए कि कानून आम आदमी के लिए कितना ज़रूरी है। देखिए, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। बिना कानून के हमारा जीवन नहीं है, बिना रूल एंड रेगुलेशन के हमारा जीवन नहीं है। हम कहते हैं ना कि डिसिप्लिन एक ऐसा शब्द है जो डिसिप्लिन रह करके ही हम अपने समाज को, अपने परिवार को बेहतर तरीके से रख सकते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि कानून की ज़रूरत क्यों पड़ी। कानून की ज़रूरत तब पड़ी जब लगा कि एक इंसान में अच्छाइयाँ भी हैं तो बुराइयाँ भी हैं। राइट। जब अच्छाइयाँ हैं तो वहाँ कहीं किसी का राइट इन्फ्रिंज नहीं हो रहा है, वहाँ कोई गलत काम नहीं हो रहा है। जब बुराइयां आती हैं उसमें तो वो परिवार के लिए, अपने जानने वाले के लिए, सोसाइटी के लिए वो डैमेज हो जाता है, तो एक रिस्क फैक्टर हो जाता है। तो उसको देखते हुए कानून लाया गया, कानून बनाया गया। कानून देखिए, कई तरीके के कानून हमारे दुनिया में हैं, कह सकते हैं हिंदुस्तान में है, अलग अलग जगह पे बने हुए। जब ज़रूरत पड़ी है पार्लियामेंट ने कानून बनाया है और हमें बोला है कि आपको इसी कानून के तहत आपको जीवन यापन करना है। तो आज कानून की ज़रूरत हमें इसलिए है कि हम खुद सजग होकर के अपनी सोसाइटी को कैसे बेहतर करना है, उसी कानून के तहत चलना होगा। मैं तो कहता हूँ लोगों से कि कानून हर किसी को पढ़ना चाहिए, लॉ की डिग्री हर किसी को ले लेना चाहिए, और लॉ की डिग्री तो स्पेशली एलएलबी तो कंपलसरी कर देना चाहिए। इसलिए कंपलसरी कर देना चाहिए क्योंकि अगर आप क्राइम कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि क्राइम करने के बाद उसका रिपरकशन क्या होगा। राइट। उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा आपकी फैमिली पे, क्योंकि आपके क्राइम करने से, आपका कोई चीज़ डिस्ट्रॉय करने से, आप अपना कोई डिस्ट्रक्टिव माइंड यूज करने से पहले आपके पीछे जो फैमिली है उसके बारे में भी सोचना है। राइट। कि वो कितना इफेक्टेड होगा। सोसाइटी आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही है अगर आप गलत करते हैं तो आपको सोसाइटी से निगलेक्ट किया जा रहा है। आप उस दायरे में आ रहे हैं, उस कानून के दायरे में आ रहे हैं जिसके लिए पनिशमेंट निर्धारित की गई है। राइट। तो पनिशमेंट उसके क्राइम के नेचर पर डिपेंड करेगा कि कैसा क्राइम आपने किया है। राइट। तो यही तमाम ऐसे एक्ट आ गए हैं जो पहले से बने हैं। आने वाले टाइम पे देखिए, अभी आप क्रिमिनल प्रोसीजर को लेके चलते हैं, हमारे जितने एक्ट और भी हैं, आप जो इंडियन पिनल कोड है, अभी देखिए 3 नए अमेंडमेंट होकर के नए एक्ट बन के आए हैं। नाम चेंज किया है, बहुत सारे सेक्शंस चेंज हुए हैं, बहुत सारे उसके इंग्रेडिएंट्स चेंज हुए हैं। तो वो क्यों चेंज करेंगे? क्योंकि वो अंग्रेजों के ज़माने के कानून थे। राइट। जब वो अंग्रेज थे तो उन्होंने अपने हिसाब से अपना कानून बनाया था। हाँ। लेकिन ज़माना बदल गया, लोग बदल गए, लोगों का रहन सहन बदल गया, लोगों की मेंटालिटी बदल गई। पहले के लोग कैसे होते थे, उनकी ज़रूरतें क्या थी, तो उसके बेसिस पे वो क्राइम कर लेते थे, गलत काम में इन्वॉल्व हो जाते थे। आज चेंज हो गया माइंड उनका। राइट। माइंड डेवलप हो गया है।
माइनर और मेजर की बात अगर आप कहें हाँ तो पहले ये होता था कि माइनर का एक एज निर्धारित करी होती थी, मेजर की अलग होती थी, उसका पनिशमेंट अलग होता था। लेकिन आज के बच्चे अगर आप देखेंगे, आज की जनरेशन देखेंगे कि वो 10 साल का होता है, उसका माइंड मैच्योर हो जाता है। राइट। वो जो क्राइम, जो हीनियस क्राइम है, वो जो मेजर करता है वो आज माइनर करने लगा है। राइट। लोग उसका इस्तेमाल करने लगे हैं। तो आप देखिए कि तमाम कितने कितने अप्स एंड डाउन हुए हैं, सोसाइटी चेंज कैसे हुई है, माइंड कैसे डेवलप हुआ है। तो ये इसको देखते हुए देखिए, कानून पार्लियामेंट बनाता है तो चेंजेज हुए, अमेंडमेंट हुआ, नए कानून बनने लगे। इकोनॉमिक ऑफेंस की बात अगर आप कहें, वो कितना बढ़ गया। आज हजार करोड़ रुपए का स्कैम हो रहा है। हाँ। 100 200 करोड़ का एक स्कैम हो रहा है। हाँ। कितने हवाला का काम कितना बड़ा बढ़ गया है। आए दिन आप देखेंगे कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो आपके चेक बाउंसिंग के केसेस कितने होने लगे। हाँ, बहुत ज़्यादा होने लगे। आज लोग बिजनेस जो है, पहले किसी के ट्रस्ट पे तो करते हैं, आप चेक इशू करते हैं तो आप देते हैं, तो आपको ट्रस्ट डेवलप है तभी तो कर रहे हैं आप। राइट। आपका बिजनेस चल रहा है और बीच में आपने डिसऑनर करा लिया, पेमेंट स्टॉप पेमेंट करा लिया, तो भी क्राइम है, उसमें भी सज़ा निर्धारित की गई। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कानून को जानना बहुत ज़रूरी है, हर एक इंसान को, हर एक आदमी को जो इस समाज में रह रहा है। अगर आप नहीं जानेंगे तो आप क्राइम कर जाएंगे। राइट। आप गलत काम कर जाएंगे, और गलत काम करने के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आपके लिए बैठी है। एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, एक पुलिस स्टेशन है, वहाँ कंप्लेंट जाएगी, या उसको कहीं लगेगा कोई गलत काम हो रहा है तो उसका पनिशमेंट दिया गया है, तो पनिशमेंट में एक आपको सजा है, आप जेल चले जाएंगे। राइट। अभी ये कानून की जब हम बात कर ही रहे हैं, तो मैं जानना चाहूँगी कि एक आम आदमी है, अगर उसको कहीं केस करना है किसी के ऊपर, तो वो उसका पहला स्टेप क्या होगा? देखिए, मैंने कहा कि अलग अलग एक्ट हैं। आपका किस नेचर का क्राइम है, जैसे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जैसे आपका अभी आप चेक बाउंसिंग पे आ गए आप। हाँ। आपने बिजनेस किसी के साथ किया तो आपने एक चेक इशू किया, चेक को वो चाहे छोटे अमाउंट का हो या बड़े अमाउंट का हो, चेक तो चेक ही है, चेक है। चेक बाउंस होना, इट मीन्स कि यू हैव कमिटेड एन ऑफेंस। ओके। आपने एक कमिट किया है, ऑफेंस कमिट किया है, आपने बिना बताए आपने उसको डिसऑनर करा दिया। उसके कई तरीके के वो हैं, पॉइंट्स हैं उसके, कि चेक देने के बाद आपने गलत तरीके से साइन कर दिया, आपने उसमें गलत तरीके से चेक को फिल किया, आपने उसको फंड इनसफिशिएंट करा दिया, आपके पास अकाउंट में पैसे नहीं थे फिर भी आपने चेक दे दिया, स्टॉप पेमेंट कराया। तो ये सब उसी इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में आएगा, नई एक्ट में आएगा। आर्टिकल सेक्शन 138 है, उसमें आप एक कंप्लेंट फाइल करते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं। तो सबसे पहले जो दरवाज़ा खटखटाते हैं आप, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ट्रायल होता है। जब आप किसी पे एलिगेशन लगाते हैं, किसी पे कंप्लेंट करते हैं, तो आपका बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर होता है। राइट। आपको प्रूफ करना होता है कि आपने जो एलिगेशन लगाया है किसी पे, मैं सही हूँ। आप विद एविडेंस, विद प्रूफ, विद डॉक्यूमेंट्स आपको प्रूफ करना है कि आप सही हैं, उन्होंने मेरे साथ गलत किया है। तो एक ट्रायल होता है, उसके डॉक्यूमेंट एडमिट करे जाते हैं, एडमिशन डिनायल होता है, उसको गवाहियाँ होती हैं, उसमें स्टेटमेंट्स होते हैं बिफोर द कोर्ट, कोर्ट के सामने स्टेटमेंट होगा। तो फिर क्या जिसके ऊपर हमने एलिगेशन लगाया है उसको बराबर बोलने का मौका दिया जाता है? बिल्कुल, अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग इसको बोलते हैं, उसका राइट है। ओके। बिना दोनों पक्षों के सुने कोई भी अदालत, कोई भी कोर्ट, कोई भी जज उसकी कोई फैसला नहीं सुनाता है। अच्छा, अगर वहाँ पर आपका हियरिंग नहीं होता है तो आप आगे जा सकते हैं? देखिए, हियरिंग अब मतलब आपको बोलने का मौका नहीं दिया जाता है तो उसका प्रोसेस क्या हो? देखिए, ऐसा नहीं है, बोलने का मौका ऐसा कोर्ट नहीं करती है। अब कितना आपको सुनती है कोर्ट, आपके डॉक्यूमेंट के बेसिस पे, आपके एफिडेविट के बेसिस पे, अगर उसको वो इग्नोर करती है, ओके,
तो इग्नोर करती है तो उसके लिए आपके पास अपील करने का आपके पास अधिकार है, राइट अच्छा। है। जो भी जजमेंट आएगा वो आपके डॉक्यूमेंट के बेसिस पे, आपके गवाही के बेसिस पे, आपके स्टेटमेंट के बेसिस पे आगे वो सर्वाइव करता है। कोर्ट का अपना डिस्क्रिप्शन, कोर्ट का अपना विजडम होता है, वो यूज करता है और दोनों पक्षों को सुन करके फैसला सुनाता है। अब बात रही कि आपके कहने की कि जो आपने बहस किया था वो उसमें नहीं आया, हाँ। आपको इग्नोर कर दिया, आपके सारे पॉइंट्स नहीं आए, तो उसके लिए ऊपर हायर अथॉरिटी है, तो वहाँ पे आप अप्रोच करते हैं, तो आप अपील में जाते हैं। वहाँ नहीं होता है जैसे आप 138 के मैटर में मैं आपको बताना चाहूँगा, वो MM की कोर्ट में होता है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, छोटी कोर्ट होती है, पहले उसकी कोर्ट में कंप्लेंट फाइल होती है। ओके। वहाँ से अगर आपको सज़ा होती है या आपके फेवर में या नहीं होता है ऑर्डर, तो आप जो है DJ के पास जाते हैं, ओके। डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाते हैं। वहाँ से अगर आपको रिलीफ नहीं मिलता है दोनों पक्षों में किसी को भी, तो आप हाई कोर्ट जाते हैं। हाई कोर्ट से आपको रिलीफ नहीं मिलता है तो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो ये चैनल है। अच्छा। तो जो आपका ज्यूरिडिक्शन है, जो आपके मेंटेनेबल है कि नहीं है, कहाँ मेंटेनेबल है ये केस, वो उसी के बेसिस पे आपको स्टेजेस हैं कि कहाँ फाइल करना है, तो उसके बेसिस पे केस लड़ा जाता है। ओके। ह्यूमन राइट्स क्या है? देखिए, ह्यूमन राइट्स आप देखेंगे उसका बहुत ब्रॉड डिफिनेशन है। ओके। इसको एक लाइन में समझना बहुत मुश्किल है। ह्यूमन राइट्स, देखिए ये आजकल इनके एसोसिएशन बने हुए हैं, RTI बोलते हैं, ह्यूमन राइट्स, राइट टू इंफॉर्मेशन, व्हाट इज दैट? देखिए ये जो आपका ह्यूमन राइट्स है, देखिए अल्टीमेटली ह्यूमन बीइंग, इसका तो कोई डिफिनेशन ही नहीं है बड़ा कोई, अगर आप इसको क्या लेंगे तो पर इसके नाम से संस्थाएं चलती हैं। ये अपने आप में ये ह्यूमन राइट्स और ह्यूमन बीइंग, एक इंसान का काम क्या है, ऊपर वाले ने आपको बना के भेजा है, तो उसके राइट्स क्या है, उसका जो फंडामेंटल राइट है। संविधान की अगर आप बात करें तो संविधान बहुत क्लियर कट है, आपके सारे राइट्स हैं उसमें, फंडामेंटल राइट्स हैं आपके, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं आपके। तो वो आपको अधिकार दिया है, आपको जीने का अधिकार है, आपको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, आपको बोलने का अधिकार है, आपके तमाम अधिकार आपको जो है संविधान ने आपको दिया है। राइट, इतना अच्छा एक एलोबरेट करके आपको एक विस्तृत आपको एक अधिकार दिया है। तो वो कोई पूरी दुनिया की बात अगर हम कर लें तो वो आपको कोई छीन नहीं सकता है। जो आपके राइट्स हैं, जो एक ह्यूमन राइट्स हैं, जो बेसिक राइट्स हैं, वो आपका है। आपको मैंने कहा ना कि जीने का अधिकार आपको कोई नहीं छीन सकता। राइट टू एजुकेशन आपको कोई नहीं छीन सकता, ये पूरी दुनिया देती है। ये सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं है, पूरी दुनिया देती है। और ये आप जो संविधान पढ़ेंगे तो आपको एक एक अक्षर से, आपको एक एक लाइन आपको इतनी खुशी देगी, आपको लगता है कि हमने संविधान पढ़ा क्यों नहीं। अच्छा। और संविधान तो हर एक इंसान को पढ़ना चाहिए। जो एक अनपढ़ भी है उसको बैठा करके समझाना भी चाहिए कि देखो तुम्हें कितना अधिकार दिया है। राइट। इस देश में जिसमें आप रहते हो, आप डरो नहीं, आपको पूरा राइट है। ओके। तो ये संविधान सबको पढ़ना चाहिए। संविधान पढ़ना चाहिए। कानून, जो जितने कानून हैं, इनको हम जब फंसते हैं, जब हम किसी में उलझ जाते हैं, जब हम कोर्ट कचहरी में जाते हैं, जब हम लॉयर से मिलते हैं, तब हमें पता चलता है कि इस केस में तो ऐसा था। हाँ। इसको तो हमारी समझ नहीं थी। जाकर के वहाँ जाकर के हम कन्फेस करता है लॉयर के पास, कोर्ट में तो नहीं करता। हाँ। बट वो लॉयर के पास जाके कन्फेस करता है कि हाँ सर, हाँ साहब, गलती तो हो गई, अब बचा लो हमें। हाँ। अब बचाने की बारी, अब बचाएगा कैसे? बचाने का ये है कि एक लॉयर की अपनी ड्यूटी है कि उसको क्लाइंट को डिफेंड करना, कि वो सही था कि गलत था, कितना सही था कितना नहीं था। बेनिफिट डाउट तो क्या है, जो प्रोसीजर है, क्या वो किसी एक एजेंसी ने वो प्रोसीजर फॉलो किया नहीं किया। हर किसी का प्रोसीजर है, कोई क्राइम होता है तो उसका एक प्रोसीजर है। राइट। आप जंप नहीं कर सकते। आपको जो आपने अभी कहा ना कि आपको अगर मौका नहीं दिया, उसको अपॉर्चुनिटी नहीं दिया, और तब भी कोई डिसीजन ले रहा है कोई, तो गलत है। उसका आपको वो आपको उसका बेनिफिट मिलना है आगे। आप चैलेंज करेंगे आप उसके लिए एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बैठी है, कोर्ट्स बैठी हैं, नीचे की अदालत से लेकर के ऊपर की अदालत आपके साथ है। राइट। तो आपको
देखो हमें आपको डरना नहीं है, हमें आपको प्रोटेक्ट करने के लिए कानून बहुत अच्छे से एक अपनी डिफिनेशन लेके आपके साथ बैठी है। राइट। तो आप कभी भी, हमें एक दूसरे को डरने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ने की ज़रूरत है, पढ़ के समझने की ज़रूरत है, इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। अगर आप इतना पढ़ लेंगी, समझ लेंगे, हम लोग समझ लेंगे, तो मुझे लगता नहीं है कि जो क्राइम का रेट बढ़ रहा है, जो लोग इसको बिजनेस बना रहे हैं, वो भी रुकेगा। क्योंकि वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आपको जेल की सलाखों तक लेके जा रहे हैं, और जेल की सलाखों तक जाने का मतलब एक आदमी जेल के अंदर नहीं जा रहा है, एक आदमी की वजह से पूरी फैमिली जो है जा रही है। वो उसको बचाने से लेकर के बाहर लाने तक लेकर के, कुछ लोगों को छोड़ दीजिए जो हैबिचुअल है, जो बिल्कुल हार्डकोर लोग क्रिमिनल्स हैं, उनका भी इलाज होता है। राइट। उनको भी कोर्ट उनका कंडक्ट देख करके उनको पूरी ज़िंदगी, पूरी लाइफ जेल के अंदर बीतती है, समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। तो ऐसी चीज़ें हैं। मेरा तो मानना ये है कि कानून सिर्फ लॉयर के लिए नहीं है, कानून सिर्फ एक जज के लिए नहीं है, कानून सिर्फ जो लोग उसमें फंसे हैं, जिन्होंने गलत काम किया, उनके लिए नहीं है। कानून जानना समझना उन सब के लिए बहुत ज़रूरी है, जो इस दुनिया में है, इस हिंदुस्तान में जी रहा है, रह रहा है, करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। कानून तो एक आपके रग रग में है। राइट। आप घर में हैं तब भी आप कहते हैं कि आपका कानून चलता है। आप माँ हैं तो माँ अपनी कानून चलाती है। राइट। आप दोस्त हैं तो दोस्त अपना कानून चलाता है, दोस्ती का। दोस्त एक दोस्ती का कानून चलाता है कि तुम मेरे दोस्त हो तो मैं कहूँगा वही करोगे तुम। एक भाई का अलग कानून है। तो हर किसी का अपना अपना है, अपने अपने। आप एक इंस्टीट्यूशन में जाती हैं, आप मीडिया में हैं, आपका भी एक कानून है। राइट। आप गलत काम करेंगी, मीडिया गलत करेगा, तो उसके लिए भी एक चेक एंड बैलेंस करने के लिए एक अथॉरिटी है। आजकल क्राइम रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। एक वुमेन को अपनी सेफ्टी के लिए क्या क्या कानून जानना ज़रूरी है? देखिए, बहुत सारे कानून हैं और स्पेशल कानून बनाए गए हैं विमेंस के लिए। अब उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारी हैं। अब उसकी बड़ी फेरिस्त है, उसकी लंबी फेरिस्त है। फॉर प्रोटेक्शन ओनली, कि कहीं पर उनके साथ मोलेस्टेशन हो रहा है या रेप्स हो रहे हैं आजकल बहुत ज़्यादा, या तो उनको कहीं फंसाया जा रहा है, उसके लिए कितना कानून उसको जानना चाहिए? आगे तो वकील है ही है देखने के लिए, पर उसको बेसिक क्या जानना चाहिए कि उसको डरना नहीं चाहिए? बिल्कुल वही। देखिए, फिर से वही आपका एक इंडियन पिनल कोड जो है तो चेंज हो गया, उसका नाम हिंदी में नाम आ गया उसका। तो वो उसमें सब कुछ डिफिनेशन है। मोलेस्टेशन अगर आपने किया तो उसकी सज़ा अलग है, अगर आपने रेप किया तो उसकी सज़ा एक अलग है। ऐसे एक डिफिनेशन है उसकी। बेलेबल ऑफेंस में ये कम आते हैं, नॉन बेलेबल। अभी जब से आपका ये निर्भया केस हुआ था, उसमें जब वो जस्टिस वर्मा की कमेटी आई थी तो उसमें कुछ अमेंडमेंट्स हुए थे, जिसमें कि छेड़छाड़ के केसेस में था, तो उसमें उसको ABCD करके 354 को ABCD करके उन्होंने अमेंड किए, उसको नॉन बेलेबल में कन्वर्ट किया, क्योंकि वो ज़रूरी था, क्योंकि उसमें लोग बच जाते थे, बाहर निकल जाते थे। तो ऐसे अब देखिए, बहुत सारी जजमेंट बहुत सारे हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, जिसको बेस बना के हम करते हैं। अब देखिए, अब कुछ जेंडर सेंसिटाइजेशन कुछ कमेटीज़ बनी हुई है, सुप्रीम कोर्ट में बनी है, और भी जगह पे इम्प्लीमेंट होने लगा है कि कभी कोई किसी के साथ कोई गलत होता है, कोर्ट के अंदर कोई अगर गलत काम हो रहा है, कोई किसी के साथ कुछ मोलेस्टेशन में कोई इन्वॉल्व हो रहा है, उसकी एक कमेटी डिसाइड करती है, उसको फिर एनालाइज करती है। तो ऐसे तमाम केसेस होते हैं, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए, वुमेन के प्रोटेक्शन के लिए कानून बनाए गए हैं। अभी बहुत ही ताज़ा चर्चा में है आप ED में, वहाँ उसकी पूछताछ चल रही है और आगे जेल हो गई है। आप इसके बारे में कुछ कहेंगे? देखिए, अभी हाल ही में, क्योंकि बहुत ज़्यादा है, इसको एक अभी न्यूज़ में चल रहा है, ED का रोल बड़ा डिफरेंट है। ED का जो इन्वॉल्वमेंट है वो ऐसा नहीं है कि बहुत कम, जो बहुत
इजी जो मैटर्स होते हैं, छोटे मैटर्स होते हैं, उसमें इन्वॉल्व होता है। ये बड़े बड़े मैटर्स होते हैं जिसमें 100 करोड़ 200 करोड़, अभी इस मैटर में क्या है, 100 करोड़ रुपए की बात हो रही है। लिकर स्कैम, एक्साइज पॉलिसी चेंज हुई, तमाम ऐसी बातें अभी चल रही हैं। तो देखिए प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है, ये प्रिलिमिनरी स्टेज है ये, और ये इन्वेस्टिगेशन जब होती है तो एक दिन की नहीं होती है। आज अगर केजरीवाल जी को अगर पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है तो एक दिन का वो डॉक्यूमेंट इकट्ठा नहीं हो रहा है, वो पिछले कई सालों से उस पर वर्कआउट करती है ईडी। अच्छा, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी करती है, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी करती है। तो वो अपने पुलिंदा तैयार करती हैं, वो अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करती है। कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अचानक से नहीं होता, अपने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत ही काम करेगा। वो अलग सेट का काम नहीं करेगा, क्योंकि वो अगर स्पेशली जो कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट पे बैठा है, कोई अगर सीएम है, कोई एमपी एमएलए है, कोई मिनिस्टर है, अगर आप उसको उस पर एलिगेशन कोई लगाना है या लगा हुआ लग रहा है, कोई कंप्लेंट है, तो आपको वो प्रोसीजर फॉलो करना है। राइट। तो प्रोसीजर फॉलो करने का मतलब है कि एक दिन का एक्सरसाइज नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि केजरीवाल जी और आम आदमी में कोई फ़र्क नहीं है। आज जो इन्वेस्टिगेशन हमारे लिए होती है वही इन्वेस्टिगेशन उनके साथ भी हो रही है। राइट। तो अभी वेट करने का टाइम है, इंतज़ार करिए। एक पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी वो जब भी कोई अपना रिकॉर्ड मेंटेन करता है, बनाता है, या कोई चार्जशीट फाइल करता है, कंप्लेंट के बेसिस पे, एफआईआर के बेसिस बनाता है, तो उसकी प्राइम ड्यूटी बनती है कि वो कोर्ट में जाकर के सबमिट करना। राइट। उसके पहले जो सम्मन जाते हैं, वो सम्मन इसीलिए जाते हैं कि पूछताछ का जो कि उनका एक प्रक्रिया है, प्रोसीजर है। उनको जब भी बुलाया गया, कई बार तो उन्होंने खुद ना जा करके उन कोर्ट में चले गए, प्रोटेक्शन मांगने लगे, तो प्रोटेक्शन वहाँ से नहीं मिला, क्योंकि ये इनका अपना प्रोसीजर है। आपसे पूछताछ इसलिए किया जाएगा क्योंकि और भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। राइट। तो उनको बिठा करके किया जाता है। तो पुलिस रिमांड क्यों लिया जाता है? हमारे यहाँ दो चीज़ होती है, एक जुडिशल रिमांड होती है, पुलिस रिमांड होती है। पुलिस रिमांड तो पहले ली जाती है अगर पुलिस को लगता है कि नहीं अभी इन्वेस्टिगेशन करना है, तो लोगों के साथ मिल करके, क्योंकि वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन अपनी पुलिस रिमांड इसलिए मांगती है क्योंकि वो प्लेस ऑफ अकरेंस, वो जगह, वो जो एविडेंस कलेक्ट करना है, वो स्टेटमेंट्स, वो को रिलेट करना, उनके पास कई ऐसे प्रोसीजर हैं जिनको फॉलो करना होता है। जब तक वो अपनी कस्टडी में लेके नहीं करेंगे वो कंप्लीट नहीं होगी। तो ये एक प्रोसीजर में है, तो प्रोसीजर में हर किसी को सामना करना पड़ता है। और रही बात है पॉलिटिकल, इसको कॉन्स्पिरेसी कह लीजिए आप, क्योंकि इलेक्शन का माहौल चल रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा इसको मीडिया हाइप ज़्यादा कर रही है। तो अभी उनके और भी लोग, मंत्री और भी जितने भी जुड़े हुए हैं उनके साथ, वो भी जेल के सलाखों में हैं। तो सबका एक कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से एक रिलेशन है। अल्टीमेटली डिसीजन लेने वाला, फैसला लेने वाला कोर्ट होती है। आप कितना भी कुछ भी कर लीजिए, जो भी आपका चार्जशीट बनेगा, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी होंगे, कोर्ट में सबमिट होगा, कोर्ट डिसाइड करेगी कि ट्रायल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, केस गलत है सही है, तो कोर्ट का फैसला होना है। राइट। आपने अभी एक शब्द यूज़ किया, जुडिशियल रिमांड, वो क्या है? जुडिशियल रिमांड ये होता है कि जब पुलिस कस्टडी में कोई ज़रूरत नहीं होती है, जब पुलिस को लगता है कि अब कि हमें ज़रूरत नहीं है, तो वो कोर्ट नेचर ऑफ क्राइम, उसके सेक्शन, उसकी जो धारा लगी हुई है, हाँ, किस नेचर का है, उसके बेसिस पे वो जुडिशियल कस्टडी में भेज देती है। तो वो जेल जाता है, वो जो प्रॉपर जेल होती है उसमें कस्टडी में जाता है। हाँ। और हर 14 दिन के बाद वो कोर्ट में अपीयर होता है। अच्छा। आकर के अपनी हाजिरी लगाता है। और उसका जब ट्रायल स्टार्ट होने वाला होता है, ट्रायल तब तक स्टार्ट नहीं होता है जब तक चार्जशीट फाइल नहीं होती है। राइट। तो पुलिस का काम होता है, उसको भी एक टाइम पीरियड उसका फिक्स है, 90 डेज़ का, 60 डेज़, 90 डेज़, इस तरीके से एक टाइम फिक्स है कि आप इसके अंदर ही आपको चार्जशीट फाइल करेंगे। जो एफआईआर हुई है उसी के बेसिस पर इन्वेस्टिगेशन करिए और चार्जशीट फाइल करिए। जब चार्जशीट फाइल हो जाती है तब कोई एक डिप्यूट किया जाता है ट्रायल के लिए किसी जज को। तो जब उसका वहाँ ट्रायल स्टार्ट होता है, तो अब उसके पहले का उसके पास दो प्रोसीजर होता है। एक होता है कि अगर अरेस्ट नहीं हुआ है तो एंटीसिपेटरी बेल लेता है। हाँ। उसको अगर अंदेशा रहता है कि मुझे अरेस्ट कर लेंगे तो एंटीसिपेटरी बेल लेता है। अगर वो अरेस्ट हो गया है तो वो रेगुलर बेल पे जाता है। तो रेगुलर बेल जो है, देखिए उसका बेल इज़ अ राइट, उसका राइट होता है। लेकिन प्राइमा फेसाई अगर लगता है कि ये केस बेल के लायक नहीं है,
हाँ। बेल अगर दे देंगे तो ये भाग जाएगा। ये विटनेस को टेम्पर करेगा या उसको टेम्पर करेगा या एविडेंस को खराब करेगा या फिर भाग जाएगा, एब्सकॉन्डिंग हो जाएगा, पकड़ में नहीं आएगा। तो ये इस जब उसका कंडक्ट देखते हैं तो उसके बेसिस पे नहीं देते हैं। मैटर का जो सीरियसनेस है उस केस का, उसके बेसिस पे नहीं देते हैं, एट द मोमेंट नहीं देते हैं। एफआईआर आज हुई, कल को बेल नहीं मिलती है। ओके तो ऐसा होता है। तो ये कोर्ट का अपना डिस्क्रिप्शन है कि उसको बेल देना नहीं देना। ओके, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं और सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल के दिल्ली में सेक्रेटरी भी हैं, तो आपने दूसरे स्टेट्स में भी बहुत सारे केसेस किए हैं, लड़े हैं आप। तो सुप्रीम कोर्ट की मतलब दिल्ली की प्रोसेस और दूसरे स्टेट्स की प्रोसेस में कितना अंतर है? देखिए, एक्ट, प्रोसीजर, रूल्स सब सेम ही है, बट प्रोसेस जो फॉलो करते प्रोसेस का हैं जिस मतलब तरह है कि से पेंडेंसी होती है। सुप्रीम कोर्ट की एक अलग अपना उसका एक पेंडेंसी कह लीजिए, उसका एक अलग उसकी रजिस्ट्री अपना काम करती है। हाई कोर्ट की कोर्ट जो है वो अलग अपना उनका प्रोसीजर, उनका रूल के तहत आपको चलना होता है। फाइलिंग कब करनी है, कैसे करनी है, उसमें अपीलेट होती भी है, जो ओरिजिनल साइड भी होता है, दोनों साइड होता है। तो मैक्सिमम जो केसेस होते हैं हाई कोर्ट में जाता है। तो हाई कोर्ट में बर्डन ज़्यादा है बजाय कि सुप्रीम कोर्ट के, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो डिस्पोजल ज़्यादा होता है मैटर्स में, क्योंकि वो उसमें उनके पास कंकरेंट फाइंडिंग होती है। वो ट्रायल कोर्ट से हार के आता है, हाई कोर्ट से हार के आता है, तो सुप्रीम कोर्ट सिर्फ इतना देखती है कि वो एरोनियस ऑफ लॉ क्या है, क्या एरर क्या है उसके जजमेंट में, जजमेंट देखती है, उसको गो थ्रू करती है, उस पर रिव्यू करती है एक तरीके से। उसमें कोई गलती लगती है कि हाई कोर्ट ने गलत किया है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर उसको नोटिस करके बुलाती है, उसको दोबारा सुनती है, फिर फैसला सुनाती है। राइट। तो प्रोसीजर सबके अलग, हर कोर्ट्स के, हाई कोर्ट्स के कोर्ट सारे हाई कोर्ट्स के तो एक ही हैं, सुप्रीम कोर्ट का अलग है, उसका अलग है, और उसी के बेसिस पे केसेस लड़े जाते हैं। फाइलिंग का प्रोसीजर उसका अलग होता है, सुप्रीम कोर्ट का प्रोसीजर अलग होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है केस फाइल किया जाता है। राइट। रोहित जी, थैंक यू फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। Thank you for being in the MJ podcast. Thank you. Thank you so much. Thank you.